हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गंगा प्रकाश वैश्विक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूवर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल में। आज के इस महत्वपूर्ण सत्र में मैं लेकर आया हूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर। यह इस टॉपिक से संबंधित भाग 2 है। पहले भाग में हमने 10 क्वेश्चन हल किए हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन और नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। आज के इस सत्र में हम 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे, साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के मूल तत्वों के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा त्रिभाषा सूत्र से संबंधित बेहतरीन जानकारी शेयर करेंगे। तो ये सत्र मील का पत्थर साबित होने वाला है, इसलिए आप इसे धैर्य के साथ, लगन के साथ समझने, जानने, परखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के मूल तत्वों के संबंध में सत्य नहीं है? एनईपी 1968 के मूल तत्वों के संबंध में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या कहें कथन सत्य नहीं है? आप पॉज करके जवाब देने की कोशिश कीजिए, तभी आपको वीडियो देखने का वास्तविक लाभ मिलेगा। मैं डायरेक्ट ऑप्शन बता रहा हूं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। प्रथम 8 वर्षीय शिक्षा में कार्यानुभव एवं समाज सेवा को अनिवार्य किया जाएगा, ये गलत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के मूल तत्वों में प्रावधान किया गया था कि प्रथम 10 वर्षीय, 8 की जगह क्या था 10, प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा में कार्यानुभव एवं समाज सेवा को अनिवार्य किया जाएगा, यानी कक्षा 1 से कक्षा 10 तक वर्क एक्सपीरियंस और सोशल सर्विस यानी समाज सेवा को कंपलसरी करने का प्रावधान इसमें किया गया था। तो माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू किया जाएगा, ये तो इसमें था, जिसके बारे में हम अंत में बहुत बारीक से अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सेकेंडरी लेवल पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यानी त्रिभाषा सूत्र लागू करने का प्रावधान इसमें किया गया था और इसे स्वीकृति दी गई थी। प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा में कार्यानुभव एवं समाज सेवा को अनिवार्य किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया था। यहाँ पर 10 था, 8 नहीं था, इसलिए ये विकल्प गलत है। तीसरा, महाविद्यालयों में सायंकालीन कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी, यानी जो कॉलेज होते हैं उनमें इवनिंग क्लासेस की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया था। इसके अलावा प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा में विज्ञान और गणित की शिक्षा अनिवार्य की जाएगी, अर्थात कक्षा 1 से कक्षा 10 तक आप कह सकते हैं साइंस एंड मैथ्स की एजुकेशन को कंपलसरी करने का इसमें प्रावधान किया गया था। तो प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा में कार्यानुभव एवं समाज सेवा तथा विज्ञान और गणित की शिक्षा अनिवार्य करने का प्रावधान इसमें किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। मुझे लगता है अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा त्रिभाषा सूत्र के बारे में जानेंगे, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में स्वीकृत हुआ था। फिर इस वीडियो के अंत में भी हम इसके बारे में और बारीक से जानेंगे। वहाँ पर मैं आपको काफ़ी गहराई से इसे समझाने की कोशिश करूँगा, आप सत्र को पूरा देखिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में त्रिभाषा सूत्र में ये 3 भाषा रखने का प्रावधान किया गया था, यानी 3 लैंग्वेज वहाँ पर होंगी। तो क्या क्या वहाँ पर था, यहाँ पर मैंने दिया है। पहला था, प्राथमिक स्तर पर केवल मातृभाषा का अध्ययन अनिवार्य होगा। प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से कक्षा 5 तक केवल मातृभाषा या कहें प्रादेशिक भाषा का अध्ययन अनिवार्य होगा। तो प्राइमरी लेवल पर केवल मातृभाषा यानी मदर टंग का अध्ययन कंपलसरी होगा, ऐसा प्रावधान था त्रिभाषा सूत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत। दूसरा, उच्च प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा तथा अन्य किसी भारतीय भाषा अथवा अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य होगा। उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6, 7, 8, यहाँ पर मातृभाषा होगी
और अन्य किसी भारतीय भाषा होगी या अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर दो भाषाएं होगी, एक तो मातृभाषा होगी, दूसरा या तो कोई भारतीय भाषा या अंग्रेजी। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कितनी भाषाएं होंगी? 2। माध्यमिक स्तर पर यानी कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक, माध्यमिक स्तर पर इनके साथ किसी एक और राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा का अध्ययन अनिवार्य होगा। तो माध्यमिक स्तर पर क्या होगा? एक तो होगी मातृभाषा, दूसरी होगी कोई भारतीय भाषा अथवा अंग्रेजी, तीसरा होगा राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा। तो माध्यमिक स्तर पर कितनी भाषाएं होंगी? 3। प्राथमिक स्तर पर 1, उच्च प्राथमिक स्तर पर 2 और माध्यमिक स्तर पर 3। ऐसा प्रावधान किसमें किया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत त्रिभाषा के संबंध में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। फिर अंत में और विस्तार से इसे समझाने की कोशिश करूँगा, आप सत्र को आराम से एंजॉय कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के संबंध में कौन सा या से कथन सही नहीं है या हैं? 4 ऑप्शन है, तो इनमें से एनईपी 1968 के संबंध में कौन से स्टेटमेंट सही है या हैं या नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नहीं है। ध्यान से आप क्वेश्चन को देख लीजिए। तो पहला था बाह्य परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा, ये तो सही था। ऐसा प्रावधान एनईपी 1968 में किया गया था कि जो बाह्य परीक्षाएं हैं उसकी वैल्यू को कम किया जाएगा। आंतरिक और सतत मूल्यांकन की योजना बनाई जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया था, जो कि वर्तमान में है भी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी इसे जगह दी गई। फिर उसके बाद जो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली है उसमें भी ये कंटिन्यू चल रही है। आंतरिक और सतत मूल्यांकन वर्तमान में भी चल रहा है। उसके बाद श्रेणी के स्थान पर ग्रेड दिए जाएंगे, ये प्रावधान भी इसमें था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई भी कथन कुल मिला के गलत नहीं है, सभी क्या हैं? सही हैं। तो ये तीनों ए बी सी तीनों क्या हैं? सही हैं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। तो बाह्य परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा, ऐसा प्रावधान था। आंतरिक और सतत मूल्यांकन की योजना बनाई जाएगी, ऐसा प्रावधान था। श्रेणी के स्थान पर ग्रेड दिए जाएंगे, ऐसा भी प्रावधान था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से कथन सही है या है? अब यहाँ पर सही की बात कर रहा है, कौन सा सही है या है? वीडियो यदि अभी तक आपने लाइक नहीं की तो प्लीज़ कर लीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर सही कथन को ढूंढना है। तो ए है, सभी शिक्षकों के लिए त्रिसूत्री लाभ योजना लागू की जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया था एनईपी 1968 में। तो ये सही है। जो टीचर्स होंगे उनके लिए त्रिसूत्री लाभ योजना लागू की जाएगी। त्रिसूत्री लाभ योजना क्या थी? जीपीएफ होगा, बीमा होगा और पेंशन होगी। तो टीचर्स के लिए जीपीएफ, बीमा और पेंशन, इसे क्या कहा गया था? त्रिसूत्री लाभ योजना। तो ये तो सही था। दूसरा, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु विश्वविद्यालयों में शिक्षक शिक्षा विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, ये भी सही था। तो टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए यूनिवर्सिटीज में शिक्षक शिक्षा विद्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया था एनईपी 1968 में। शिक्षकों के संगठनों को मान्यता दी जाएगी। जैसे आप वर्तमान में जानते हैं कि राज्य के शिक्षक संघ होते हैं जो कि मान्यता प्राप्त संघ होते हैं। तो एनईपी 1968 में प्रावधान किया गया था कि शिक्षकों के संगठनों को मान्यता दी जाएगी। उन्हें चुनाव लड़ने की, राजनीति करने की भी आज़ादी उसमें दी गई थी, ताकि अधिक से अधिक लोग शिक्षण के क्षेत्र में आएँ और टीचर्स बने, क्योंकि उस समय शिक्षक कम थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पर हमें क्या ढूंढना? नहीं है। ध्यान से देख लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है, माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क की जाएगी। ये गलत था, बल्कि इसकी जगह क्या था? प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क की जाएगी, ऐसा प्रावधान था। तो पहला
शिक्षकों को राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता होगी, वे चुनाव लड़ सकेंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल सत्य है, आप यदि कभी आता तो इसे घबराएं नहीं। तो एनईपी 1968 में प्रावधान किया गया था कि शिक्षकों को राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता होगी, वे चुनाव लड़ सकेंगे। ये सत्य है। विद्यालयों में निःशुल्क मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाएगी, जो वर्तमान में है भी, जिसे हम एमडीएम कहते हैं यानी मिड डे मील कहते हैं। तो ये प्रावधान भी एनईपी 1968 में किया गया था। माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क की जाएगी, ये गलत था, बल्कि प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क की जाएगी, ऐसा यहाँ पर था। माध्यमिक स्तर पर कक्षा 10 के बाद पहली सार्वजनिक परीक्षा होगी, ये भी सत्य था। तो सेकेंडरी लेवल पर आफ्टर 10th के बाद पहली सार्वजनिक परीक्षा होगी, ये प्रावधान भी किया गया था एनईपी 1968 में। तो चारों ऑप्शन सत्य हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बारे में सही नहीं है। अब नहीं वाले को फिर से ढूंढना है, एनईपी 1968 के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, अंग्रेजी की शिक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे, ये गलत था, बल्कि इसकी जगह क्या था, संस्कृत। तो कई बार क्वेश्चन घूम के आएगा, वो अंग्रेजी लिख देगा, हमें लगेगा कि हाँ अंग्रेजी तो वास्तव में प्रमोट करने की बात कही जा रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। अंग्रेजी की शिक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे ऐसा नहीं था, बल्कि क्या था, संस्कृत की शिक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। बाकी छात्रों को छात्र संघ बनाने की स्वीकृति दी जाएगी, ये सत्य था। आप जानते हैं वर्तमान में विश्वविद्यालयों में, डिग्री कॉलेजों में छात्र संघ होते हैं और उनके चुनाव भी होते हैं। उसके बाद प्राथमिक स्तर पर केवल मातृभाषा का अध्ययन अनिवार्य होगा, इसको मैं त्रिभाषा सूत्र में अभी पहले डिस्कस कर चुका हूँ और अंत में भी करूँगा। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होगा, मातृभाषा यानी मदर टंग, ये भी सत्य था। भारतीय भाषाओं का विकास किया जाएगा, ये बिल्कुल सत्य था। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या था, गलत। अंग्रेजी की जगह क्या था, संस्कृत, तो ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बारे में कौन सा या से कथन सही है या है। अब हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है, सही कथन को, ट्रू स्टेटमेंट को हमें ढूंढना है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है, उपरयुक्त सभी। ए बी सी तीनों सत्य हैं। तो पहला इसमें प्रावधान था कि भविष्य में 10 वर्षीय शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क किया जाएगा, यानी कक्षा 1 से कक्षा 10 तक की शिक्षा को कंपलसरी एंड फ्री किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया था। लेकिन वर्तमान में आप जानते हैं कक्षा 8 तक की शिक्षा अनिवार्य है और निःशुल्क है। आप जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21A में शिक्षा को फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार बनाया गया है। वहीं जो हमारा मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11वां मौलिक कर्तव्य भी यही बात करता है कि प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बाल्य को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। तो भविष्य में 10 वर्षीय शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने का प्रावधान किया गया था एनईपी 1968 में। लेकिन वर्तमान में 8वीं तक की शिक्षा क्या है, अनिवार्य है और निःशुल्क है। दूसरा, उच्च प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा तथा अन्य किसी भारतीय भाषा अथवा अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य होगा, ये भी सत्य था। इसके बारे में मैं त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत डिस्कस कर चुका हूँ। तो अपर प्राइमरी लेवल पर मदर टंग तथा अन्य किसी भारतीय भाषा अथवा अंग्रेजी का अध्ययन कंपलसरी होगा, ऐसा प्रावधान भी था, ये सत्य है एनईपी 1968 के अंतर्गत। बच्चों में सामाजिकता की भावना विकसित करने और चरित्र निर्माण करने के लिए समाज सेवा कार्य अनिवार्य किया जाएगा, ऐसा प्रावधान भी इसके अंतर्गत किया गया था कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें सामाजिकता की भावना डेवलप करने, उनके कैरेक्टर फॉर्मेशन यानी चरित्र निर्माण करने के लिए समाज सेवा कार्य अनिवार्य करने का प्रावधान भी इसमें किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से कथन सही है या है। अब हमें फिर से सही कथन को ढूंढना है, तो इसका उत्तर भी ऑप्शन नंबर डी है, उपरयुक्त सभी। डिस्कस कर लेते हैं, आप भी अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 का ए है, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को गति प्रदान की जाएगी। तो प्रौढ़ शिक्षा जिसमें 15 से 35 वर्ष तक के लोगों को सम्मिलित करने की बात कही गई थी,
तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को गति दी जाएगी, गति प्रदान की जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। शारीरिक दृष्टि से विकलांग, जिसे वर्तमान में दिव्यांग कहा जा रहा है, वो मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों के लिए अलग से विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, ऐसा प्रावधान भी इसमें किया गया था। तो जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं, विकलांग हैं या मानसिक दृष्टि से पिछड़े हैं, ऐसे बच्चों के लिए सेपरेट स्कूल इस्टेब्लिश करने की बात इसमें कही गई थी। विज्ञान शिक्षा व वैज्ञानिक शोध पर विशेष ध्यान इसमें दिया गया था। तो साइंस एजुकेशन और साइंटिफिक रिसर्च पर इसमें विशेष फोकस किया गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। त्रिभाषा सूत्र को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? क्वेश्चन क्या है? त्रिभाषा सूत्र को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिए। 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को सबसे पहले केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1956 में 1956 में प्रस्तुत किया था। इसे आप नोट कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इसको, उसके बाद आप इसे समझ पाएंगे। तो त्रिभाषा सूत्र को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। अब इसके बारे में जानते हैं कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने जो प्रस्ताव दिया था त्रिभाषा सूत्र के बारे में, उसमें क्या प्रावधान था। एक्चुअली थोड़ा सा आपको ध्यान दिला दूं कि त्रिभाषा सूत्र यानी भाषा की समस्या भारत में आज़ादी के उपरांत से ही शुरू हो गई थी। आप जानते हैं हिंदी को राष्ट्रभाषा, संघीय भाषा घोषित करना, उसके बाद हिंदी प्रदेश और हिंदी प्रदेशों में आपस में तनातनी, ये समस्या आज़ादी के बाद ही शुरू हो गई थी। तो भाषा को लेकर समस्याएं पहले से थी। तो इसके लिए पहले राधा कृष्णन आयोग 1948-49 ने अपने सुझाव दिए। उसके बाद मुदालिर आयोग ने भी इसके लिए अपने सुझाव दिए। फिर उसके बाद केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड आया। जब राधा कृष्णन आयोग द्वारा दिए गए सुझावों से लोग संतुष्ट नहीं थे, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी मुदालिर आयोग के सुझाव आए, उससे भी लोग संतुष्ट नहीं थे। फिर उसके बाद केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1956 ने त्रिभाषा सूत्र का फॉर्मूला सुझाया और ये लागू नहीं हो पाया। भारत सरकार की स्वीकृति इस पर हो गई थी। तो इसके बारे में हम यहाँ पर जान पा रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1956 ने प्रस्तुत त्रिभाषा सूत्र में प्रावधान किया कि माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 10-11 तक पर सभी छात्र छात्राओं को 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य होगा। 1957 में भारत सरकार ने इस सूत्र को अपनी स्वीकृति प्रदान की। 1961 में मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया और उसमें इस त्रिभाषा सूत्र को अंतिम रूप प्रदान किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कंटेंट, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सबसे पहले क्या किया था? त्रिभाषा सूत्र का सुझाव दिया था यानी प्रस्ताव दिया था। इसमें प्रावधान था कि माध्यमिक स्तर पर यानी कक्षा 6 से कक्षा 10-11 तक सभी छात्र छात्राओं को 3 भाषाओं का अध्ययन करना होगा। 1957 में भारत सरकार ने इस सूत्र को अपनी स्वीकृति दी और 1961 में मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें इस त्रिभाषा सूत्र का अंतिम रूप दिया गया, बशर्ते ये अच्छी तरीके से आज तक लागू नहीं हुआ। तो राष्ट्रीय जो शिक्षा सलाहकार बोर्ड था 1956 में जिसने प्रस्ताव दिया था, उसने क्या कहा? उसने कहा 3 भाषाएं होगी। पहला होगा मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा यानी मातृभाषा मदर टंग, प्रादेशिक स्तर पर मातृभाषा होगी। दूसरा उसने कहा राष्ट्रभाषा हिंदी और हिंदी क्षेत्र में यानी जिन क्षेत्रों में हिंदी नहीं बोली जाती, जैसे दक्षिण भारत में हिंदी नहीं बोली जाती, तो वहाँ पर राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। और कोई अन्य स्वीकृत भारतीय भाषा हिंदी क्षेत्र में, तो जिन क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है जैसे उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में हिंदी की जगह क्या होगी? कोई अन्य स्वीकृत भारतीय भाषा। और दक्षिण भारत यानी और हिंदी क्षेत्र में क्या होगी? राष्ट्रभाषा हिंदी। और तीसरा इसने कहा अंग्रेजी अथवा कोई अन्य यूरोपीय भाषा होगी। यहाँ पर भाषा आप समझेंगे। तो
ये केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1956 ने त्रिभाषा सूत्र का जो सुझाव दिया था उसमें ये 3 भाषाएं सुझाई थी। पहला क्या होगा, मातृभाषा यानी प्रादेशिक भाषा। दूसरा, राष्ट्रभाषा हिंदी होगी किन क्षेत्र में जहां हिंदी नहीं बोली जाती है, अर्थात और हिंदी क्षेत्र में उदाहरण के लिए दक्षिण भारत। और कोई अन्य स्वीकृत भारतीय भाषा हिंदी क्षेत्रों में यानी उत्तर भारत में जहां हिंदी बोली जाती है। और तीसरा, अंग्रेजी या कोई अन्य यूरोपीय भाषा जो यूरोप में बोली जाती है, चाहे फ्रेंच है, जर्मन है, इस प्रकार की, या स्पेनिश है, जो भी यूरोपीय भाषाएं हैं वो होनी चाहिए। तो ये किसने कहा था, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1956 ने ये सुझाव दिया था, प्रस्ताव दिया था। अब उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था, त्रिभाषा सूत्र के पीछे मुख्य उद्देश्य, त्रिभाषा सूत्र लागू करने के पीछे 3 मकसद थे मुख्य रूप से। पहला था प्रांतीय भाषाओं का विकास करना, यानी राज्यों की जो अपनी भाषाएं हैं, मदर टंग हैं, उनका विकास करना। दूसरा, राष्ट्रभाषा हिंदी को संपर्क भाषा बनाना और संघीय भाषा बनाना, हिंदी को कम्युनिकेशन लैंग्वेज बनाना और संघीय भाषा बनाना। आप जानते हैं हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संघीय भाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन वर्तमान में भी हिंदी का इतना रुतबा नहीं है जितना कि इंग्लिश का बढ़ रहा है। तो 3 उद्देश्य थे, राष्ट्रभाषा हिंदी को संपर्क भाषा बनाना और संघीय भाषा बनाना, और तीसरा था राष्ट्र एकता एवं अंतर्राज्यीय संवाद। तो त्रिभाषा सूत्र के पीछे मुख्य रूप से 3 उद्देश्य थे जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अनुसार थे, जिनका मकसद ये 3 उद्देश्य प्राप्त करना था। आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब उसके बाद कोठारी आयोग द्वारा संशोधित त्रिभाषा सूत्र निम्न प्रकार था। आपको पुनः ध्यान दिला देता हूँ, भाषा से संबंधित सुझाव सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद राधा कृष्णन आयोग ने दिए, फिर उसके बाद मुदालियार आयोग ने दिए, फिर 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने दिया, जिस पर हमने डिस्कस कर लिया है। तब भी सहमति नहीं बनी। फिर भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग गठित किया, जिसे हम कोठारी आयोग कहते हैं, DS कोठारी की अध्यक्षता में 1964 में। 1966 में इसने अपनी सुझाव भारत सरकार को दी थी, अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो कोठारी आयोग द्वारा संशोधित त्रिभाषा सूत्र निम्न प्रकार था, और कोठारी आयोग द्वारा जो त्रिभाषा सूत्र था उसी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत घोषित किया गया, यानी स्वीकृत किया गया। तो कोठारी आयोग द्वारा संशोधित त्रिभाषा सूत्र निम्न प्रकार था। इसने पहला क्या कहा, प्राथमिक स्तर पर केवल प्रादेशिक भाषा का अध्ययन अनिवार्य होगा, यानी जो प्राथमिक स्तर होगा कक्षा 1 से 5, वहाँ पर केवल प्रादेशिक भाषा या कहें मातृभाषा का अध्ययन क्या होगा, कंपलसरी। उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6, 7, 8 पर 2 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य होगा। पहला प्रादेशिक भाषा यानी मदर टंग लैंग्वेज, और दूसरा हिंदी या अंग्रेजी। तो प्राथमिक स्तर पर केवल 1 भाषा, जिसे हम प्रादेशिक भाषा कह सकते हैं या मातृभाषा कह सकते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर 2 भाषाएं, एक होगा प्रादेशिक भाषा या कहें मातृभाषा, और दूसरा हिंदी या अंग्रेजी, इन दोनों में से एक। और माध्यमिक स्तर पर इसने कहा 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य होगा। पहला इसने कहा प्रादेशिक भाषा, तो प्रादेशिक भाषा तीनों जगह आ गई, प्राथमिक स्तर पर भी, उच्च प्राथमिक में भी और माध्यमिक में भी। हिंदी अथवा अंग्रेजी में से एक, जो कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भी होगी। तो यहाँ भी हिंदी अंग्रेजी में से एक, और यहाँ भी हिंदी अंग्रेजी में से एक। और यहाँ पर तीसरी भाषा क्या होगी, कोई आधुनिक भारतीय भाषा अथवा कोई आधुनिक यूरोपीय भाषा जो 1 और 2 में ना ली गई हो, जो यहाँ और यहाँ पर ना ली गई हो, यानी ना तो प्रादेशिक भाषा हो, ना हिंदी अथवा अंग्रेजी हो। तो कोई आधुनिक भारतीय भाषा अथवा कोई आधुनिक यूरोपीय भाषा जो 1 और 2 में ना ली गई हो। ये सुझाव किसके थे, कोठारी आयोग द्वारा संशोधित त्रिभाषा सूत्र का। तो यहाँ पर मैंने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा दिया गया सुझाव भी बता दिया आपको, और उसके बाद जो कोठारी आयोग ने दिया था वो भी बता दिया। कोठारी आयोग के सुझावों को भारत सरकार ने मान लिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत इसे स्वीकृति प्रदान कर दी, लेकिन लागू नहीं कर पाया। लागू अच्छे से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भी नहीं कर पाया, वर्तमान में भी अच्छे से लागू नहीं हो पाई, क्योंकि दक्षिण उत्तर, उत्तर दक्षिण के चक्कर में ये फंसता गया और अच्छे से कभी लागू नहीं हो पाया। अब हम यहाँ पर जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के मूल तत्व। यहाँ पर मैं 21 तत्व बताऊंगा। यदि आपने ये समझ लिए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आप पूरी समझ जाएंगे।
और इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से संबंधित कुछ और मैटर नहीं है, ये इस टॉपिक से संबंधित आखिरी वीडियो है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के मूल तत्व, पहला था शिक्षा राष्ट्रीय महत्व का विषय है। एनईपी 1968 में शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया है। दूसरा, शिक्षा की व्यवस्था केंद्र व राज्य सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व है, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। शिक्षा पर केंद्र बजट का 6% व्यय किया जाएगा, ये प्रावधान इसमें किया गया था। संपूर्ण देश के लिए 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू की जाएगी, ये भी इम्पोर्टेंट था। और यहाँ पर मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ कि भारत में सर्वप्रथम, ध्यान से सुन लीजिए, भारत में सर्वप्रथम 10+2+3 शिक्षा संरचना राधाकृष्णन आयोग ने प्रस्तावित की थी। ध्यान से सुन लीजिए, भारत में सर्वप्रथम 10+2+3 शिक्षा संरचना किस आयोग ने प्रस्तावित की थी? राधाकृष्णन आयोग ने। और जो कोठारी आयोग था उसने भी 10+2+3 शिक्षा संरचना को सुझाया था। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में इससे स्वीकृति मिली थी उस शिक्षा नीति के अंतर्गत। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पर? 10+2+3 शिक्षा संरचना सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित की गई? तो घोषित किस में की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। लेकिन प्रस्तावित सबसे पहले किस में की गई थी? राधाकृष्णन आयोग में। तो संपूर्ण देश के लिए 10+2+3 शिक्षा संरचना सबसे पहले प्रस्तावित की गई थी राधाकृष्णन आयोग में, और घोषित किस में की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप ध्यान में रख लीजिए ताकि आप अच्छे से इसे समझने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। 1964 में भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हम कोठारी कमीशन कहते हैं, इस आयोग ने भी पूरे देश के लिए समान शिक्षा संरचना 10+2+3 प्रस्तावित की थी। समान शिक्षा संरचना तो राधाकृष्णन आयोग ने सबसे पहले की, इसी को कोठारी आयोग ने भी माना, और फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत इसको यहाँ पर क्या कर दिया? घोषित कर दिया। लेकिन जो मुदालियर आयोग था, जिसे हम 1952 में गठित हुआ था, माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे हम मुदालियर कमीशन कहते हैं, इसने क्या कहा था? 8+3+3 शिक्षा संरचना प्रस्तावित की थी। 8+3+3, तो 10+2+3 राधाकृष्णन आयोग, 10+2+3 कोठारी आयोग, लेकिन 8+3+3 मुदालियर आयोग। यहाँ पर आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, तो मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद अगला था यहाँ पे अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये प्रावधान किसमें था? एनईपी 1968 में। माध्यमिक शिक्षा का विस्तार एवं उन्नयन किया जाएगा, बिल्कुल। माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू किया जाएगा, अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। राष्ट्रीय जो शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, कोठारी आयोग है, क्या क्या प्रावधान थे अभी डिस्कस किया। भारतीय भाषाओं का विकास किया जाएगा, ऐसा प्रावधान भी इसमें किया गया था। प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा में कार्यानुभव एवं समाज सेवा को अनिवार्य किया जाएगा, ये प्रावधान भी एनईपी 1968 में था। प्रतिभावान छात्रों की पहचान की जाएगी, ये भी प्रावधान था। विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रसार एवं उन्नयन किया जाएगा, जिसमें सायंकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, यानी सायंकालीन जो क्लासेस होंगी उनकी व्यवस्था की जाएगी, ऐसा प्रावधान भी था। कृषि, व्यावसायिक, तकनीकी एवं इंजीनियरिंग शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी। तो एग्रीकल्चर हो गया, वोकेशनल, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग की शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया था, विशेष व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया था। विज्ञान शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान भी था। तो साइंस एजुकेशन और साइंटिफिक रिसर्च पर विशेष ध्यान देने का प्रावधान एनईपी 1968 में किया गया था। उच्च स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाएगा, यानी हाई लेवल की जो स्टडी बुक्स हैं उनका निर्माण करने का प्रावधान किया गया था। और ये भी कहा गया था कि अच्छी पुस्तकों को लिखने के लिए लेखकों को अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा, उन्हें मोटिवेट किया जाएगा। परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाएगा, ये प्रावधान भी किया गया था। इन पर हम क्वेश्चन बना चुके हैं। शिक्षकों के स्तर और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार किया जाएगा। तो जैसे कि मैंने वहाँ पर बताया था, शिक्षक संगठनों को मान्यता दी जाएगी, शिक्षकों को राजनीति में भाग लेने की आज़ादी होगी, चुनाव लड़ने की आज़ादी होगी, और उन्हें जो जीपीएफ है, बीमा है, पेंशन है,
उसका भी लाभ दिया जाएगा, ये भी इसमें कहा गया था। तो इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। छात्र कल्याण योजनाएं बनाई जाएगी, ये भी इसमें कहा गया था। जैसे छात्रवृत्ति दी जाएगी, हॉस्टल बनाए जाएंगे और बच्चों को, सभी वर्गों को बिना भेदभाव के, बिना जाति, लिंग, संप्रदाय के आधार पर समान रूप से शिक्षा दी जाएगी। छात्रों के लिए खेल कूद की उत्तम व्यवस्था की जाएगी। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को गति प्रदान की जाएगी। संपूर्ण शिक्षा द्वारा भारतीय समाज का आधुनिकीकरण किया जाएगा। शैक्षिक अवसरों की समानता की प्राप्ति की जाएगी। ये प्रावधान थे, ये मूल तत्व थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के, जो कि 21 है यहाँ पर मैंने दिए हैं। इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेके भी अच्छे से देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके भी आप इनका अध्ययन कर सकते हैं इस प्रकार से, और उसके बाद आप इन्हें इजीली समझ पाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यदि आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आप बताएं कि सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र किसने सुझाया? त्रिभाषा सूत्र सबसे पहले किसने सुझाया? और दूसरा क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि 10+2+3 का जो सुझाव था सबसे पहले वो किसने दिया? यानी भारत में सर्वप्रथम 10+2+3 शिक्षा संरचना किसने प्रस्तावित की थी? इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। त्रिसूत्री लाभ योजना, जो कि बता चुका हूँ, जीपीएफ, बीमा, पेंशन। तो इन 2 प्रश्नों का उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगी तो अवश्य लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ऑल द बेस्ट।